इस वीडियो में हम मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि मैटर अपनी डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह से बिहेव करता है। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैटर आखिर होता क्या है। तो हमारी जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, मैटर और एनर्जी। मैटर हम उन सब चीज़ों को कहते हैं जिनका कोई मैस हो और वो जगह भी घेरती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस एप्पल को लें तो इसका कोई ना कोई मैस लाजमी होगा, लेट्स से 200 ग्राम। और फिर आप इस बॉक्स के अंदर लातादाद एप्पल्स को फिल नहीं कर सकते। कुछ ही एप्पल्स फिल करने के बाद इस बॉक्स की सभी स्पेस फिल हो जाएगी, यानी इन एप्पल्स ने इस बॉक्स के अंदर की स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। और इसीलिए हम इस एप्पल को मैटर कह सकते हैं, क्योंकि इसका मैस भी है और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई की है। और बिल्कुल सेम इसी तरह से ये पानी और हवा भी मैटर की कुछ टाइप्स हैं। फिर मैटर के अलावा इस दुनिया में जो कुछ भी है उसे हम एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज की रोशनी एनर्जी की एक फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की एक फॉर्म है, और साउंड भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है। मैटर की तरह एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में एनर्जी को स्टडी नहीं करेंगे और सिर्फ मैटर पर फोकस करेंगे। तो मैटर के बारे में हमें ये तो पता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स या यूनिट से मिलकर बनता है। वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जिस तरह पानी जो कि एक मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन फिर ये पानी सिर्फ इसी लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि इसकी कुछ दूसरी फॉर्म्स या हालतें भी हैं, जिस तरह बर्फ़ और भाप। और इन सभी हालतों में पानी के मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, यानी बर्फ़, पानी और भाप, इन सब के मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। लेकिन पानी की इन मुख्तलिफ हालतों में ये पार्टिकल्स या यूनिट्स डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। और इसीलिए अगर आप मैटर की मुख्तलिफ हालतों को या स्टेट्स को डिफाइन करें तो ये मैटर की वो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं जिसमें मैटर के सभी पार्टिकल्स तकरीबन एक जैसा बिहेव करते हैं। मैटर के इन पार्टिकल्स के बिहेवियर को देखते हुए हम मैटर को 4 कॉमन स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इस वीडियो में हम सबसे पहले इन चारों स्टेट्स को डिस्कस करेंगे और फिर एंड पर हम मैटर की कुछ और दूसरी स्टेट्स को समझेंगे। लेकिन इन सभी स्टेट्स को डिस्कस करने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है वो पार्टिकल्स आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं। वैसे तो मैटर बहुत से कॉम्प्लेक्स तरह के पार्टिकल्स या यूनिट से मिलकर बनता है, लेकिन अभी के लिए हम इन पार्टिकल्स को सिर्फ एक बॉल के साथ इंडिकेट करेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान रहे। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कुछ थोड़े से मैटर के पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये सभी पार्टिकल्स ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ख़ास तरीके में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। मैटर के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, या इस तरह से कह लें कि अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और इसी अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैटर के इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांध कर रखती हैं, और ये फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, मैटर के पार्टिकल्स उतना ज़्यादा एक दूसरे के पास पास होंगे और स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि सभी तरह के मैटर्स में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग ही रहे, बल्कि इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ मैटर के ऊपर और उस मैटर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर नीचे होने से हमें मैटर की डिफरेंट स्टेट्स देखने को मिलती हैं। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैटर की स्टेट्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं: इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स पर, और फिर उन पार्टिकल्स के दरमियान के डिस्टेंस पर। सबसे पहले मैटर की सॉलिड स्टेट और उसके पार्टिकल्स के दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम बाकी स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। मैटर की सॉलिड स्टेट में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी तकरीबन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरह ही होती हैं, लेकिन जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्रिएट होती हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस एटम्स के दरमियान क्रिएट होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से सॉलिड मैटर के सभी पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। पार्टिकल्स की इन टाइट पैकिंग की वजह से सॉलिड मैटर में सभी पार्टिकल्स बहुत कम मूव करते हैं और सिर्फ अपनी पोजीशंस पर ही वाइब्रेट या ऑसिलेट करते रहते हैं। फिर क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली बाउंड हैं, तो इसीलिए सॉलिड मैटर्स भी रिजिड मतलब सख्त और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उन्हें कंप्रेस करना या दबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इन्हीं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरएटॉमिक फोर्सेस की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स भी जब एक ख़ास या डेफिनेट शेप में जुड़ जाते हैं तो फिर वो अपनी उस शेप को बरकरार रखते हैं। और इसीलिए इन्हें स्टोर करने के लिए हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ लिक्विड्स बगैर किसी बर्तन के ऐसे ही बह जाते हैं, वहीं सॉलिड्स अपनी जगह पर ही पड़े रहते हैं। और फिर सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स रहता है, यानी चेंज नहीं होता। इसके अलावा सॉलिड्स की भी एक ख़ास कैटेगरी होती है जिसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये पार्टिकल्स खुद को एक ख़ास पैटर्न के अंदर परफेक्टली अरेंज कर लेते हैं
और फिर उस सारे मैटर के अंदर ये पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, जिससे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बहुत ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल और हार्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम सॉलिड मैटर्स की डेंसिटीज़ की बात करें तो इनकी डेंसिटी मैटर की सभी स्टेट से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं और बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स पैक हो जाते हैं। और डेंसिटी का मतलब भी यही होता है कि गिवन वॉल्यूम में आप कितने मैस का मैटर फिल कर रहे हैं। तो क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसीलिए बहुत थोड़े वॉल्यूम की स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा मैस का सॉलिड मैटर आ जाता है, जिसकी वजह से सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और सॉलिड्स के अंदर भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, जिससे बहुत थोड़े वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स पैक हो जाते हैं और मैस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम मैटर की इन तीनों स्टेट्स की इन सभी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं और इन तीनों स्टेट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट के बाद बारी आती है लिक्विड स्टेट की। तो जिस तरह सॉलिड्स के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसी तरह लिक्विड के पार्टिकल में भी ये फोर्सेस होती तो हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड्स में ये फोर्सेस थोड़ी कम होती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दरमियाने दर्जे की होती हैं। इन मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लिक्विड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ किसी खास तरतीब में जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि रैंडमली अरेंज होते हैं और कंटेनर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स को कंप्रेस करना तो मुश्किल होता है, लेकिन इनकी कोई खास शेप नहीं होती। आप लिक्विड्स को जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसी कंटेनर की शेप को अपना लेंगे। लेकिन सॉलिड्स की तरह ही क्योंकि लिक्विड्स में भी पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होते हैं, तो इसीलिए इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, लेकिन इन्हें स्टोर करने के लिए हमें किसी कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बगैर किसी कंटेनर के ये ऐसे ही बह जाएंगे। फिर सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स की डेंसिटीज़ भी कम होती हैं, क्योंकि इनमें पार्टिकल सॉलिड्स की तरह अच्छी तरह पैक नहीं होते और उनमें सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से दिए गए वॉल्यूम के अंदर थोड़े कम मैस का लिक्विड आता है और एज अ रिजल्ट डेंसिटी कम हो जाती है। लिक्विड स्टेट के बाद मैटर की थर्ड स्टेट होती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो आप ये कह लें कि तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, और इसीलिए गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। फिर क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम गैसेस को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं और इसी वजह से इनकी ना तो कोई खास शेप होती है और ना ही इन्हें किसी कंटेनर के बगैर स्टोर किया जा सकता है। और कंप्रेसिबल होने की वजह से इनका कोई खास वॉल्यूम भी नहीं होता, क्योंकि हम इन्हें कंप्रेस करके इनके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। फिर जहाँ तक इनकी डेंसिटी की बात है तो वो तो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे दिए गए वॉल्यूम में बहुत कम मैस की गैसेस आती हैं और डेंसिटी लो हो जाती है। मैटर की इन तीनों कॉमन स्टेट्स को ब्रीफली डिस्कस करने के बाद और इन तीनों का एक बेसिक सा आइडिया लेने के बाद अब हम इन तीनों स्टेट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब आप केमिस्ट्री के थोड़े से एडवांस कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि मैटर की इन तीनों स्टेट्स के अंदर मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, लिक्विड्स में मीडियम दर्जे की होती हैं और गैसेस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। और फिर इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इन तीनों स्टेट्स को इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। सबसे पहले हम इन तीनों स्टेट्स की कंप्रेसिबिलिटी को देखते हैं। जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो आप असल में उस चीज़ के पार्टिकल्स को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो पास पास आ जाए, यानी अपने दरमियान की स्पेसिस को कम से कम कर लें। लेकिन क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स के पार्टिकल्स पहले ही निस्बतन स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के पास पास हैं, तो इसीलिए इन दोनों को कंप्रेस करना तो मुश्किल होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड गैसेस के पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास रखने के लिए सफिशिएंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती और इसीलिए वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब हम उन्हें कंप्रेस करते हैं तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, यानी हम इन्हें दबा सकते हैं। फिर अगर हम इन तीनों स्टेट्स के वॉल्यूम की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी की तरह ही सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज नहीं करता। और आप इन्हें जितने बड़े मर्जी कंटेनर में डाल लें, जो इनका ओरिजिनल वॉल्यूम था वही रहेगा। लेकिन गैसेस का वॉल्यूम वेरी करता रहता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स कितनी स्पेस को फिल कर रहे हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स के पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पास पास रहते हैं, तो इसीलिए आप इन्हें जितने बड़े मर्जी कंटेनर में डाल लें, इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास रहते हैं। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स अपनी कांस्टेंट रैंडम मोशन और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कंटेनर की सभी स्पेस को फिल कर लेते हैं, और इसीलिए आप इन्हें जितने भी बड़े कंटेनर में डाल लें, गैस के पार्टिकल्स उस सारे कंटेनर में फैल जाएंगे
और फिर उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होगा। फिर इसके बाद जहाँ तक इन तीनों स्टेट्स की शेप की बात है, तो सॉलिड्स के अलावा बाकी दोनों स्टेट्स में मैटर की अपनी कोई शेप नहीं होती। यानी आप इन्हें जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी कंटेनर की शेप को अपना लेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि लिक्विड्स और गैसेस के पार्टिकल्स सॉलिड्स के पार्टिकल्स की तरह अपनी जगह पर फिक्स नहीं होते और रैंडमली मूव कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अपनी शेप को बरकरार रखने की बजाय ये पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों के साथ खुद को अरेंज कर लेते हैं और उसी की शेप को अपना लेते हैं। और आखिर में अगर हम इन तीनों स्टेट्स की डेंसिटीज़ को देखें तो डेंसिटी डिपेंड करती है कि आपने गिवन वॉल्यूम में कितने मैस का मैटर फिल किया हुआ है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसीलिए दिए गए वॉल्यूम में हम ज़्यादा पार्टिकल्स फिल कर सकते हैं, जिससे मैस ज़्यादा हो जाएगा और डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। लिक्विड्स में भी पार्टिकल्स पास पास तो होते हैं, लेकिन इनकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड्स के कंपैरिजन में वीक होती हैं, जिसकी वजह से दिए गए वॉल्यूम में सॉलिड के कंपैरिजन में कम मैस का लिक्विड आता है और डेंसिटी भी सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। और आखिर में गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से दिए गए वॉल्यूम में बहुत कम मैस की गैसेस फिल होती हैं और डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये मैटर की 3 स्टेट्स थी जो कि हमारी अर्थ पर मैटर की मोस्ट कॉमन स्टेट्स हैं। मैटर की 4th स्टेट का नाम प्लाज्मा है, जिससे हम में से बहुत से लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन मज़े की बात यह है कि यूनिवर्स का 99% मैटर प्लाज्मा की फॉर्म में है। हमारे यूनिवर्स के जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग हमारा सूरज, वो सब प्लाज्मा से बने हुए हैं। कुछ लोग प्लाज्मा को मैटर की स्टेट नहीं मानते, लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। हमारे लिए मैटर की 4th स्टेट प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा स्टेट में मैटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। आप प्लाज्मा को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये पार्शली आयनाइज्ड गैस होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटॉन्स मौजूद होते हैं। आयोनाइज होने को तो आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि आयनाइज होने का मतलब ये होता है कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, और पार्शली आयनाइज्ड गैस का मतलब है कि गैस के एटम्स सभी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बजाय कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। मतलब मैटर की स्टेट में आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स ऐसे ही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जो फोटॉन्स हैं उन्हें आप लाइट के पार्टिकल्स कह लें, जिसकी वजह से प्लाज्मा ग्लो करता है। प्लाज्मा को बनाने के लिए या तो आपको एक गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, और या फिर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना पड़ता है। इसीलिए जो वेल्डिंग टॉर्चेज होती हैं जिसके साथ हम मेटल्स को वेल्ड करते हैं, तो उसमें जो आग का शोला होता है जिसकी बहुत तेज़ रोशनी होती है, वो बेसिकली प्लाज्मा होता है। और या फिर जो हमारे घरों में फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं जिन्हें हम एनर्जी सेवर्स भी कहते हैं, उनके अंदर भी गैस में से करंट को गुजार कर प्लाज्मा बनाया जाता है, जिससे उस बल्ब में रोशनी पैदा होती है। इसी तरह जब आसमान में बिजली चमकती है और आपको जो रोशनी नज़र आती है वो असल में प्लाज्मा होता है। लेकिन अगर आप प्लाज्मा का सबसे बड़ा सोर्स देखना चाहते हैं तो अपने सूरज को देख लें, जो असल में प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी बॉल है। फिर मैटर इन कॉमन स्टेट्स के अलावा कुछ इंटरमीडिएट स्टेट्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है वो चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान में होती है। तो इसीलिए मैटर की इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब होता है कि दो स्टेट्स के दरमियान में पाई जाने वाली वो स्टेट जिसमें दोनों स्टेट्स की थोड़ी थोड़ी खसूसियात हों। फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ पर मैटर की ये 3 कॉमन स्टेट्स हैं। अगर इन तीनों स्टेट्स के दरमियान में कोई और स्टेट हो जिसमें दो स्टेट्स की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हों, तो उस स्टेट को हम इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान में जो स्टेट होती है जिसमें उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इसी तरह लिक्विड्स और गैसेस के दरमियान में जो स्टेट होगी जिसमें लिक्विड्स और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहेंगे। सबसे पहले हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को समझ लेते हैं और फिर लिक्विड क्रिस्टल को समझते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बेसिकली गैसेस की हाईली कंप्रेसिबल फॉर्म होती है। जिस तरह लिक्विड्स में मैटर के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसी तरह सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनाने के लिए हम गैस के पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर रखते हैं, जिससे उस गैस के पार्टिकल्स मजबूरन पास पास आ जाते हैं, और इस तरह से आपको एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मिलता है। अब क्योंकि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ओरिजिनली गैस थी, तो इसमें गैस की प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, लेकिन क्योंकि हमने इस गैस को कंप्रेस करके ज़बरदस्ती लिक्विड बना दिया है, तो इसीलिए अब ये थोड़ी सी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा। इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को बहुत सी जगहों पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन आम लिक्विड सॉल्वेंट्स में ना हो रहा हो, तो वो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड में आसानी के साथ हो जाता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, जिसको हमने कंप्रेस करके लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया है। फिर मैटर की सेकंड इंटरमीडिएट स्टेट है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल मैटर की वो स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दोनों के दरमियान में होती है। जिस तरह हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ये देखा था कि उनमें मैटर के पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरह से अरेंज होते हैं, तो इसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह बहुत अच्छी तरह से अरेंज तो होते हैं। लेकिन इसी के साथ जिस तरह लिक्विड्स फ्लो करते हैं
और कंटेनर की शेप को अपना लेते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल्स भी फ्लो करते हैं और जिस कंटेनर में आप उन्हें डालेंगे वो उसी की शेप को अपना लेंगे। इन लिक्विड क्रिस्टल्स को आपने लाजमी इस्तेमाल किया होगा और शायद अभी भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। हमारे मोबाइल फ़ोन्स या टीवीज़ में जो स्क्रीन्स है, जिसे हम LCD कहते हैं, उसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यानी उन स्क्रीन्स के अंदर लिक्विड क्रिस्टल में से करंट गुजार कर तस्वीर बनाई जाती है। इसी तरह क्लॉक्स और वॉचेज़ में या गाड़ियों वगैरह में जो नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, उनकी स्क्रीन्स में भी अक्सर लिक्विड क्रिस्टल्स ही होते हैं। फिर आपकी इस न्यू बुक में ग्राफीन को भी इंटरमीडिएट स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक मैटर है। ग्राफीन की डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि ग्राफीन एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है जिसमें एक सिंगल लेयर के अंदर कार्बन एटम्स हेक्सागोन शेप के पैटर्न में अरेंज होते हैं। वैसे तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं और ये एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं आएगी, लेकिन शायद आपको डेफिनेशन को याद करने में हेल्प करे, तो इसीलिए एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो बात यह है कि आमतौर पर मैटर के अंदर एटम्स काफ़ी ज़्यादा लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिससे उस मैटर को उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हमने भी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। और ग्रेफाइट जो कि हमारी पेंसिल के सिक्कों में होता है, वो भी इसी तरह का है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं, जहां आपको कार्बन एटम्स की 3 लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ग्रेफाइट के अंदर ये सभी लेयर्स अपने से ऊपर और नीचे वाली लेयर्स के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर आप अपने केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज़ करते हुए इन तीनों लेयर्स को अलग-अलग कर लें, तो आपको ग्राफीन मिलेगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक बुक के अंदर मल्टीपल पेजेस एक बाइंडिंग के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप उस बाइंडिंग को खोलकर सभी पेपर्स को अलग-अलग कर लें, तो आपके पास बुक नहीं रहेगी, बल्कि पेपर्स रह जाएंगे। सेम इसी तरह से अगर आप ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स के लेयर्स के दरमियान जो बाइंडिंग है उसे खोल दें और कार्बन एटम्स के लेयर्स को अलग-अलग कर लें, तो आपको ग्राफीन मिलेगी। फिर 2 डायमेंशनल का मतलब समझने के लिए आपको दोबारा बुक और पेपर की एग्जाम्पल समझनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो एक बुक की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और उसकी मोटाई या थिकनेस भी होती है। और अगर किसी चीज़ के साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़े, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो हम कहते हैं कि वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर किसी चीज़ के साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़े, जिस तरह एक पतले से पेपर के साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साइज़ को हम सिर्फ 2 डायमेंशंस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रेफाइट जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसमें एक के ऊपर एक मल्टीपल लेयर्स भी अरेंज हैं, तो उसके साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ग्रेफाइट एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है। लेकिन जब हम ग्रेफाइट के लेयर्स को अलग-अलग कर लें, तो अब इन लेयर्स के साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को यूज़ करेंगे, जैसे एक सिंगल पेपर के केस में था, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ग्राफीन एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है। और फिर आखिर में अगर आप ग्राफीन के अंदर कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट्स को देखें, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सभी एटम्स एक खास पैटर्न के अंदर अरेंज है, जिसके 6 कॉर्नर्स हैं। और इसी तरह की शेप को जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं हम हेक्सागोन कहते हैं। और इस सब इन्फॉर्मेशन को मिलाकर हम ग्राफीन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये सिंगल लेयर्ड कार्बन एटम्स का एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, जिसमें कार्बन एटम्स हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। और अगर हम ग्राफीन की एप्लीकेशंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा है। साइंस की तीनों ब्रांचेज में ग्राफीन के बहुत से यूजेस पर काम हो रहा है और इससे बहुत काम की चीज़ें बनाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल EVs यानी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए ग्राफीन बैटरीज पर काम हो रहा है। फिर मेडिकल फील्ड्स में जो सेंसर्स हैं जो हार्ट बीट और ब्लड शुगर को डिटेक्ट करते हैं, उनके अंदर भी ग्राफीन को यूज़ करने पर काम हो रहा है। फिर ग्राफीन को हम बहुत से केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी यूज़ करते हैं और इसी तरह की बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हैं जहाँ पर हम ग्राफीन को यूज़ करके बहुत सी नई और इनोवेटिव चीज़ें बना रहे हैं। और ऐसा ग्राफीन की बहुत यूनिक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। फॉर एग्जांपल ग्राफीन एक बहुत मजबूत मटेरियल है, लेकिन इसी के साथ ही ये बहुत फ्लेक्सिबल और हल्का भी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कि ये जल्दी टूटता नहीं है। और फिर ग्राफीन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छी तरह से पास होता है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ग्राफीन को साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ तक कि इसे डिस्कवर करने वालों को 2010 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। वैसे ग्राफीन के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए थी, पर आपने उतना ही याद करना है जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड हैं। फिर मैटर इन कॉमन स्टेट्स और इंटरमीडिएट स्टेट्स के अलावा कुछ और बहुत ही रेयर और अनकॉमन स्टेट्स और फॉर्म्स में भी पाया जाता है, जिन्हें हम एक्जॉटिक स्टेट्स या एक्जॉटिक फॉर्म्स ऑफ मैटर कहते हैं। एक्जॉटिक मैटर ऐसा मैटर होता है जो नॉर्मल मैटर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल डार्क मैटर, बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड्स,
ये सब मैटर की ऐसी फॉर्म्स हैं जो नॉर्मल मैटर से बहुत डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल डार्क मैटर की ऐसी टाइप है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से तकरीबन 5 से 6 गुना तक ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते तो हम इसके बारे में इतना जानते भी नहीं हैं। इसी तरह बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट मैटर की एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर्म है। और न्यूक्लियर मैटर भी एक बहुत ही रेयर टाइप है जो कि न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर पाई जाती है। और फिर क्वांटम स्पिन लिक्विड भी एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है जिसकी एडवांस एप्लीकेशंस पर अभी भी काम हो रहा है। और आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि हम मैटर की इस टाइप को यूज़ करते हुए काफ़ी एडवांस कंप्यूटर्स बना लें। तो ये मैटर की कुछ एग्जॉटिक मतलब बहुत ही अजीब और रेयर टाइप्स थी। लेकिन ये सिर्फ मैटर की डिफरेंट टाइप्स की थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। अभी तक मैटर की तकरीबन 22 के करीब डिफरेंट टाइप्स डिस्कवर हो चुकी हैं और शायद फ्यूचर में हमें मैटर की और फॉर्म्स और स्टेट्स भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पर हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट होती है। ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस टॉपिक के क्विज को अटैम्प्ट करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।